नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आपके सामने आज मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 6 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था, सर कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडिंग कंपनी के बारे में चर्चा करिए, जहाँ पे आपका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपने खुद उसके ऊपर रिसर्च किया है, तो उसके बारे में चर्चा करिए। तो इस वीडियो में मैं मेरे खुद की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैंने रिसर्च किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एटलीस्ट 6 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और पहले भी मैं 2 वीडियो शेयर किया हूँ, जहाँ पे मैं 5 कंपनी के बारे में चर्चा किया हूँ। हाँ, इसमें एक दोस्तों ने ये भी कमेंट्स कर दिया, सर सारे कंपनीज़ को एक वीडियो के अंदर ही तो आप बता सकते थे। देखिए, अगर एक एक वीडियो के अंदर सारे कंपनीज़ के बारे में मैं चर्चा करता, तो वीडियो एटलीस्ट 1 घंटा हो जाते। तो इसलिए मैंने छोटा-छोटा पार्ट करके आपको दिखाया हूँ, तो आप उस पार्ट को देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ एज़ अ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। आप इस वीडियो को एनालिसिस पर्पज़ में लेना, आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से लेना, आप स्टडी पर्पज़ में लेना और आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करना। देखिए, मेरा खुद का रिस्क लेने का कैपेसिटी है, आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होना चाहिए, आपका स्टडी अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग के एक डेटा मैं आपको दिखा दूँ, जो मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिपीडिया है, इन्होंने खुद इस डेटा को पब्लिश किया। मुझे बहुत शानदार इस टॉपिक लगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का जो मेन मकसद है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं, उसको पता ही नहीं है एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि बता रहा है कि ये ट्रेडिंग टेक्निक जनरली एसोसिएटेड विद द टेक्निकल एनालिसिस, मतलब टेक्निकली जो चार्ट होता है उसके एनालिसिस करके काम किया जाता है। इन हुइच द ट्रेड सिक्स टू प्रॉफिट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स, मतलब शॉर्ट टर्म में जो प्राइस को टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से लिया जाता है, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग का पीरियड में कोई गारंटी नहीं होता। कभी कभी होता क्या है, आपको एक 1 वीक भी लग सकते हैं, आपको मतलब 1 मंथ भी लग सकते हैं, आपको 1 ईयर भी लग सकते हैं, आपको 2 ईयर्स भी लग सकते हैं। तो टाइम पीरियड ज़्यादा होते हैं, उसका टारगेट अगर बड़ा हो तो चलो अभी एक एक करके सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है उसको दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप देख सकते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के बारे में सबसे पहले चर्चा करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा। इस कंपनी के ऊपर मेरा फिलहाल के लिए ट्रेड में नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो रीज़न है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर मैं इस कंपनी का वैल्यूएशन एक बार मैं आपके सामने ओपन करूँ तो कंपनी का पी रेशियो निकल कर आ रहा है करीबन 392 के आसपास। तो देखिए, एवरेज कंपनी के खुद के एवरेज पी रेशियो कितना है, 36, मतलब कंपनी बहुत हाई फ्लाइंग कंपनी बन चुके हैं। तो हाई फ्लाइंग कंपनी बन चुके हैं, उसके साथ साथ कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 54। तो सोचिए कंपनी का वैल्यूएशन कितना हाई है। इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है, तो इसलिए मैं इस कंपनी को अभी अवॉइड करूंगा। हाँ, जब अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता हो, अगर कुछ मतलब जिस तरीके से वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, अगर वॉर का सिचुएशन बने तो वेल जैसे कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ेंगे, तो इसका भी ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी अभी फिलहाल के लिए मैं इसीलिए आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले देख लीजिए कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो इस बार भी रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का ठीक ठाक है, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत कम है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉसेस में है, कंटिन्यूसली कंपनी लॉसेस कर रहा है। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते रहते हैं कि सर कोई भी अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, आप जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, क्या उस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनने के बाद क्या ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कंपनी का अगर फाइनेंशियल ठीक नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट किया है, मगर कुछ क्वांटिटी को देखिए इन्वेस्टर ने सेल भी किया। जैसे डीएस ने माल बेचा, हाँ, ऑब्वियसली उसका माल एफआईएस ने उठा लिया, तो छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ वो प्ले कर रहा है। अब इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर एक बार बात कर लूँ, आप देख सकते हैं बीएचईएल, एक बार मैं चार्ट पैटर्न्स ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना है। देखिए, एक रेंज ट्रेड बना है। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज ट्रेड बना था, कंटिन्यूसली एक रेंज ट्रेड बने, नीचे आया, यहाँ पे टच किया, एंटी हुआ और टारगेट हो गया। तो दूसरी फिर से अगर मैं इसको यहाँ पे BHEL में एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं चार्ट को एक बार दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिला है, जो पैटर्न्स यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है फिर से एक ट्रेड बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लंबा सा दिखाया था, एक शोल्डर बने, फिर से एक बिग हेड बने और यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हुआ और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने इस पैटर्न्स को क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद फिर से एक बार छोटा सा यहाँ पे एक शोल्डर बने
और मैं इंतज़ार करूँगा इस ब्रेकआउट का, क्योंकि मुझे लगता है इतना आसानी से वो ब्रेकआउट नहीं करेंगे। तो ब्रेकआउट होने के बाद मैं वैल्यूएशन को चेक करके कुछ डिसीज़न इस कंपनी के ऊपर लेने का कोशिश करूँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो एक छोटा-सा कंपनी है। तो देखिए बांग्लादेश में जो हालत है, उस हालत के बेसिस में बांग्लादेश कब रिकवरी करेंगे उसका पता नहीं है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्ट एंड माल डिलीवरी करते थे बांग्लादेश। और बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा प्रेशराइज़ आने के कारण, क्योंकि बांग्लादेश का हालत आप तो आप देख ही सकते हैं, न्यूज़ में डेली बेसिस में बांग्लादेश में क्या हो रहा है। उस बेसिस में जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे बांग्लादेश, उस जगह को अभी मतलब क्लोजिंग किया गया है, रोका गया है। तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली इंडियन टेक्सटाइल की कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो उनमें से लक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी पॉजिटिविटी बन सकते हैं, जिसका टोटल मार्केट कैप 6,900 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। फिर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए इनकम अच्छा हो रहा है, डेप्थ एकदम कम है। और क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात किया जाए, तो इस बार रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो कोई बात नहीं। रिजल्ट 14 तारीख को आएगा, तो उससे पहले कंपनी का मैं ग्रोथ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, सेल्स के मतलब सेल्स कम हो चुके हैं, डाउन हो चुके हैं, और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के डेटा के बारे में बात करूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस बनता हुआ देखने को मिले। बाकी कंपनी के सीएजीआर के हिसाब से कंपनी एक साल में 46% के आसपास सीएजीआर के हिसाब से देखने को मिला। तो जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से कंपनी 46% के आसपास रिटर्न तो दिया। क्या फिर से वो कोई फ्रेश रिटर्न दे सकते हैं? तो उसके पहले मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, तो इंस्टीट्यूशन मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला। एफएस ने माल बेच दिया, डीएस के पास कुछ क्वांटिटी है, पहले डीएस के पास भी ज़्यादा होल्डिंग्स था। तो एक रिक्सी कंपनी है। फिर भी मैं लक्स के बारे में एक बार मैं आपको चार्ट को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, कुछ लंबा सा जर्नी के देखिए, पहले एक कट पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और फाइनली उसका टारगेट अचीव हो चुके हैं। सेकेंड टाइम फिर से एक बार पैटर्न्स बना है, एक कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, और कंपनी देखिए सीधा सीधा यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस हाई लेवल तक गए, तो कंपनी के जहाँ से एंटी बने हैं उस लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 47% के आसपास गेन होने का चांसेस है। अभी देखिए यहाँ पे अगर गेन होता है, तो टोटली बांग्लादेश के कारण होगा, क्योंकि कंपनी में खास तो ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिविटी में है। तो मुझे लगता है इस रिक्सी कंपनी के ऊपर टेल लेने से पहले आपको सारे रिस्क को मैनेज करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसको हम लोग एमआरपीएल नाम से जानते हैं। तो एमआरपीएल के बारे में बात करूँ तो 35,900 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, और कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मतलब 1% के आसपास कर्जा, इसको डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला। तो कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी देखिए कर्जा लेने के बाद भी कंपनी कभी रुके नहीं। कंपनी पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा सेल्स को मैनेज किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखा जाए, तो कंपनी इस बार नेट प्रॉफिट कई हद तक कम हो चुके हैं। तो कहाँ पे कम हुआ? क्योंकि एक्चुअली कंपनी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कर बैठे। अभी एक्सपेंस इतना हुआ क्यों, वो भी देख लीजिए। कंपनी के इतना ज़्यादा एक्सपेंस होने के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी का मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ चुके हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से इज़राइल के साथ ईरान, साथ ही साथ चाइना ने सॉरी जापान ने खुद के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यूएस ने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया। तो इतनी जो बांग्लादेश में युद्ध स्टार्ट होने का सिचुएशन है, इस तरीके से जो फिगर आउट ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में देखने को मिला, इसके लिए जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ चुके हैं। तो एमआरपीएल के जो ग्रोथ है, इस कारण के वजह से थोड़ा सा मटेरियल कॉस्ट जो है वो हाई हो चुके हैं, और इस मटेरियल कॉस्ट हाई होने के कारण कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज है। बाकी देखिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी है, सरकार के पास पूरा का पूरा होल्डिंग्स है। तो जब सरकार माल बेचेंगे, शायद एक लंबा जर्नी कंपनी के ऊपर और भी देखने को मिल सकता है। अभी इस एमआरपीएल के ऊपर एक बार मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करूं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एक ट्रेड बना, मतलब एक रेंज बना 1 2 3 4, 4 के 4 यहाँ पे बाइंग कैंडल बने, जिसका 63% का रेंज बने। तो नीचे लेवल को टच किया, तब यहाँ पे एंटी बने, और मेरा टारगेट इस हाई लेवल तक रहेगा, जो लेवल निकल कर है 63% के आसपास। तो एक बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ पे बन सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग कंपनी है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इस कंपनी अफ्रीका से लेकर नॉर्थ अमेरिका से लेकर बाकी ऑल ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में कंपनी खुद के गेमिंग प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं।
तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप 7,200 करोड़ है, कंपनी का पी रेशियो 107 है और कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत हाई मुझे देखने को मिला। टेक मतलब कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो है। उसके साथ-साथ कंपनी का जो इनकम है वो 75 करोड़ के आसपास है और मुझे लगता है इस कंपनी की जो ग्रोथ है और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस होगा क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट है कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सेल्स हमेशा सेम टू सेम है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। अभी अपकमिंग जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है उसके बाद ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से खुद को रिकवरी करेंगे। अभी इन्वेस्टर देख लीजिए इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के बाद एफआईएसडीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। उसके साथ साथ इस कंपनी के ऊपर 8% से भी ज़्यादा राकेश झुनझुनवाला जी के वाइफ के नाम में रेखा झुनझुनवाला जी के पास 8% से ज़्यादा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ। आप देख सकते हैं झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम के पास 10% होल्डिंग था। उनके उनके देहांत होने के बाद उनके वाइफ के नाम में सारे शेयर ट्रांसफर किया गया। तो उनके शेयर में कुछ क्वांटिटीज एटलीस्ट मतलब 2% के आसपास होल्डिंग्स को बेचा गया। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर कमेंट्स करना क्योंकि मैं नज़ारा टेक्नोलॉजी के एक बार चार्ट पैटर्न नज़ारा एक बार टेक्नोलॉजीज के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने। पहले देखिए क्या बना, एक लंबा सा कप बने, उसके बाद एक बार हैंडल, दो बार हैंडल बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और फाइनली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद रीटेस्ट किया। अभी कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अभी वही लेवल में है जो लेवल में कंपनी का एंट्री है। सबसे मजेदार बात है कंपनी के जहाँ पे टारगेट बन रहा है उस लेवल तक देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली एक गुड टारगेट पॉइंट्स हो सकते हैं क्योंकि कंपनी का यहाँ पे ही लाइफ टाइम हाई है। अगर मैं जूम को थोड़ा सा छोटा कर दूं, लाइफ टाइम मतलब कंपनी का एक स्विंग हाई है, उसी के नीचे टारगेट बनने जा रहा है। जो टारगेट निकल कर रहा है 47% के आसपास। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए क्योंकि अभी भी दो कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा और दोनों कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो उनमें से एक कंपनी का नाम है सैम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। तो सैम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड बेसिकली एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्टील के ऊपर काम करते हैं और सैम मेटालिक के ऊपर ब्रांड एम्बेसडर जो है वो विराट कोहली है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मैंने ब्रांड एम्बेसडर के बारे में इसलिए बात किया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होता है कोई बड़े प्लेयर्स, कोई बड़े क्रिकेटर, बड़े सिनेमा स्टार उसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है मतलब उस कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनीज के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कंपनी को बूस्ट करने के लिए इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स को मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के लिए लेके आते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप तो ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता लगा। आरओसी आरओई तो ठीक है और मतलब थोड़ा सा वीक है, छोटा कंपनी है, चलो कोई बात नहीं। इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है। ये सारे पॉइंट्स मुझे गुड्स लगा। उसके साथ साथ और एक पॉइंट्स मुझे जबरदस्त लगा, कंपनी का इस बार सेल्स, सबसे ज़्यादा सेल्स इस बार कंपनी की है। एक्सपेंस मिटाने के बाद हाईएस्टली प्रॉफिट भी कंपनी इस बार जनरेट किया। आप बोल सकते हैं कि सर पिछले क्वार्टर्स में, पिछले सालों का जो क्वार्टर्स था उसमें तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट इस बार कम हुआ, फिर भी पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक के पास देखा जाए तो एफआईएस ने कुछ भी भरोसा नहीं करके रखे थे। डीएस भी छोटा मोटा होल्डिंग उठा के रखे थे। आज एफआईएस के पास 2% के ऊपर होल्डिंग है, डीएस के पास 5.5% के आसपास होल्डिंग है, बाकी पब्लिक के पास 17.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले हैं। अभी चलो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, जो मुझे बेस्ट टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला और मुझे लगता है इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद एक लंबा जर्नी हो सकता है। वो किस तरीके से पैटर्न्स बना है, देखिए लंबा जर्नी के हिसाब से एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली उसको ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट किए, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किया तो जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 30% तक जर्नी हो सकते हैं। अभी जर्नी मुझे कहाँ से मिला, जो कप का जो साइज है इसी साइज को मैंने मार्किंग करके ऊपर बिठा दिया, तो वही मुझे टारगेट देखने को मिला है। अभी देखिए मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि जब भी मैं इस तरीके से कोई टेल लेता हूँ तो उसका कोई भी गारंटी नहीं होता कि उसका टारगेट होगा ही करके। हाँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं देख चुका हूँ इस तरीके से स्ट्रेटजीज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे टारगेट मिलता है। हाँ, कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता कि इतने दिन के बाद ही टारगेट मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट्स करते रहते हैं, सर आपने जो एंट्री लिया है आपका टारगेट टाइम ऑफ पीरियड कितना है। तो देखिए टाइम ऑफ पीरियड मुझे नहीं पता नहीं है, एक्चुअली मुझे पता नहीं है, सर मुझे नहीं, किसी को पता नहीं है कि एक्चुअली टाइम का कितना लग सकता है। कोई अगर आपको बोला है कि इतने टाइम के अंदर अंदर ही प्रॉफिट होगा, तो मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो बाकी आप बेवकूफ़ मत बनिए, आप सीखिए, स्टडी करिए। मेरे वीडियो को देखकर आप ब्लाइंडली डिसीज़न मत लीजिए, आप स्टडी करके काम करना।
नेक्स्ट जो कंपनी है और मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है जिसका नाम है आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे कंपनी का नाम होगा अवंती फूड्स लिमिटेड। तो अवंती फीड्स लिमिटेड बेसिकली एक देखा जाए तो फीड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है क्योंकि कंपनी फीड्स सेलिंग से लेकर और स्प्रिंग का जो सेलिंग्स है वो भी करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्री में बेचता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगता है। इसके ऊपर अगर डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट्स करिए क्योंकि इस कंपनी लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से मैं काम करता हूँ और जब मुझे इस कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड बनता है तभी मैं इस कंपनी के ऊपर सोचता हूँ। तो फिलहाल के लिए कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, कर्जा एकदम जीरो है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी इस बार देखिए हाईएस्टली कंपनी रिजल्ट जनरेट किया। सेल्स एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्टली देखने को मिला। तो जब कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है इतनी छोटे कंपनी, तो कुछ ना कुछ तो दम है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, देखिए कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिवली देखने को मिला। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी जैसे एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग कर रखा है। बाकी गवर्नमेंट के पास भी इसका होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी है और प्रोमोटर के पास भी है। मतलब हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहता है। अभी चलो इस कंपनी के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। अगर मैं इसके टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ तो फाइनली मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न्स मिला। पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने और फाइनली इसका ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। अगर यहाँ से ऊपर लेवल तक गए तो कंपनी 51% तक टारगेट दे सकते हैं और इस कंपनी के ऊपर जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो 981 है। तो इस लेवल को ब्रेक करके कंपनी को ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक कुछ दिक्सी कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, मतलब अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। लास्ट में मैं फिर से एक बार कहूँगा, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको अगर किसी भी डिसीजन लेना है तो एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो काम करना है तो आपके हिसाब से करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।